Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Calculus and Mathematics Learning. ETA MCQs of 2014 Engineering Test Mathematics पोर्शन का आज ही पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 6 को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं ETA MCQs of 2014 Engineering Test Mathematics पोर्शन के MCQs नंबर 41 ये कॉनिक से आ चुका है और कॉनिक नंबर 2 पैराबोला से आ चुका है। कह रहा है कि दी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला 3x के इज इक्वल टू 4y विल बी। सो याद रखें हमारे पास पैराबोला के कंसेप्ट में दो चीज़ें हैं, एक लेटेस्ट रेक्टम है और दूसरा है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। दोनों में बहुत फ़र्क है, सही है। तो यहाँ पर ये लोग लेटेस्ट रेक्टम के बारे में पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, सही है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन इस तरह है कि 3x² दिस इज इक्वल टू 4y ये गिवन है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि x² इज इक्वल टू 4y/3, क्योंकि ये 3 यहाँ पे डिवीजन में है तो जब राइट साइड पे जाएगा, यहाँ पर ही मल्टीप्लिकेशन में तो जब राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर किया जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x² इज इक्वल टू 4ay है, क्योंकि यहाँ पर x² यहाँ पे 4ay तो इसी केस में लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड हो गया। अब यहाँ पे x² इज इक्वल टू 4ay, सो x² इज इक्वल टू 4ay यहाँ पे पुट करो, सो ये बन जाएगा x² की जगह 4ay पुट करो, सो 4ay विल बी यहाँ पे 4y/3, सही है, 4y/3। सो यहाँ पर y के साथ कैंसिल और 4 के साथ कैंसिल, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जस्ट a रह गया, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 1/3 रह गया। सो a को हम p का भी नाम देते हैं, a इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 1/3। अब इसका मैं जनरल डायग्राम ड्रा करता हूँ अर्जेंट प्लेन में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पर ये पैराबोला एलॉन्ग y एक्सिस है, राइट साइड पे देखो x² का, और पॉजिटिव y एक्सेस पे है तो इसका मतलब ये ओपन अपवर्ड होगा। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव 4y होता तो फिर ये डाउनवर्ड ओपन होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि अब पॉजिटिव है तो पैराबोला कुछ इस तरह से ओपन होगा अपवर्ड अलोंग द y एक्सेस। सही, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, पॉजिटिव ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव। अब इसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। जब इसी पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टली, इसको हम AB का नाम देते हैं, तो इसी AB को हम लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, और ये बराबर होता है दी मैग्नीट्यूड ऑफ 4P और 4A। P की जगह आप AB ले सकते हैं, सही है। और इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द लाइन दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दिस लाइन इज कॉल्ड द फोकल कॉर्ड और द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो ये असल में लेंथ है जब हम लेंथ की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेंथ की बात नहीं हो रही, जस्ट लेटेस्ट रेक्टम की बात हो रही है। तो लेटेस्ट रेक्टम में हम P की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा A इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1/3। सो ऑप्शन में 1/3 जस्ट ऑप्शन A में दिख रहा है, सो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर A, x इज इक्वल टू 1/3। अगर आपको लेंथ का कहा जाए तो लेंथ का फार्मूला फिर होता है 4P और 4A, सही है। सो 4 अपनी जगह पे A क्या है, A 1/3 है। सो इसी केस में हमारे पास जो लेंथ आएगा दैट विल बी जस्ट 4/3, लेकिन ऑप्शन में 4/3 दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे -4/3, लेकिन एब्सोल्यूट की वजह से रिजल्ट पॉजिटिव देगा। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चूंकि लेटेस्ट रेक्टम की बात हो रही है तो करेक्ट ऑप्शन A होगा, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की कॉन्सेप्ट में फिर रिजल्ट क्या आएगा, 4/3, या फिर करेक्ट ऑप्शन A है। अभी नेक्स्ट MCQs की जाने बढ़ता है। ये भी हमारे पास कॉनिक से आया है, लेकिन ये कॉनिक नंबर 1 से आया है और सर्कल से आया है। क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन x² + y² - 6x + 8y + 21 इज इक्वल टू 0, इसका रेडियस क्या होगा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन गिवन है सर्कल का x² + y² - 6x + 8y + 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल का इक्वेशन होता है, लेकिन जब सर्कल का सेंटर गिवन हो। अगर सर्कल का सेंटर गिवन नहीं हो तो फिर इक्वेशन होगा x² + y² इज इक्वल टू r²। अब स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह होता है सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से गिवन सर्कल के इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -6 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2g है, तो इसका मतलब 2g विल बी -6। सो यहाँ पर इम्प्लाइज g विल बी -6/2 से क्या आएगा, -3 आएगा g, सही है, ये g है।
यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 8 है एंड यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2f है। सो मतलब 8 विल बी 2f एम्प्लाइज f विल बी 8/2 से क्या आएगा 4 आएगा। ये आ गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट 21 है, यहाँ पर कांस्टेंट c है, तो इसका मतलब c विल बी 21। ये आ गया। यहाँ पर g है ना, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे दो साइड पे, तो यहाँ पर g स्क्वायर, यहाँ पर -3 स्क्वायर से 9 g स्क्वायर भी आ गया। यहाँ पर f और स्क्वायर करो, सो f स्क्वायर विल बी 4 स्क्वायर से 16। ये आ गया। अब इक्वेशन क्या है रेडियस के लिए? रेडियस के लिए इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। बस पुटिंग करते हो रिजल्ट निकालते हैं। g स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली 9 है, प्लस f स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली 16 है और c की वैल्यू क्या है 21 है, सो -21। यहाँ से 9 + 16 से 25 -21 अपनी जगह पे अंडर द रूट, यहाँ से 4 आएगा अंडर द रूट और अंडर द रूट 4 2 के बराबर है। इसका मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 2 यूनिट। सही है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी 2। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 43 वेक्टर से आ चुका है। कह रहा है कि अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। वो वेक्टर जो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसी वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। सो द वेक्टर विच इज यूज इस्तेमाल होता है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होता है, इसको यूनिट वेक्टर कंसिडर करते हैं। नल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, और जीरो वेक्टर और नल वेक्टर दोनों एक ही चीज़ है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c विल टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 3 कंडीशन गिवन है। सो लाइन कब टच करेगा इसी पैराबोला को? लाइन y इक्वल टू mx प्लस c है ना, तो यहाँ पे y की जगह mx प्लस c पुट करो। सो हमारे पास है y स्क्वायर सोल्यूशन, y स्क्वायर 4ax के बराबर है। सो y की जगह mx प्लस c पुट करते हैं। सो mx प्लस c होल स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज 4ax। यहाँ पर फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि बराबर है a स्क्वायर a की जगह mx प्लस b स्क्वायर b की जगह c स्क्वायर प्लस 2 टाइम आप a की जगह क्या है mx और b की जगह क्या है c, एंड दिस इज 4ax। सही है। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो ये बनेगा m स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ से प्लस c स्क्वायर यहाँ से 2mcx, इसको इसी साइड पे शिफ्ट करके बनेगा -4ax, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से ही बनेगा m स्क्वायर इंटू x स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ से दोनों से x कॉमन करें, सो 2mc रह जाएगा अंदर और यहाँ से -4a और बाहर x। सही है। 2mc -4a बाहर x, यहाँ से प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो कोई भी लाइन किसी भी कॉनिक को टच तब करेगा जब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन कॉनिक हमारे पास क्या हो, दैट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो b की जगह ये है 2mc माइनस 4a, यहाँ पे पुट करो 2mc माइनस 4a आवर होल स्क्वायर, देन -4 टाइम आप ax स्क्वायर, तो a की जगह m स्क्वायर है, सो m स्क्वायर पुट करते हैं इंटू c की जगह हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पे c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगेन फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा a स्क्वायर, सो a की जगह 2mc 2a स्क्वायर प्लस b की जगह 4a, सो 4a स्क्वायर माइनस 2 टाइम आप a की जगह 2mc b की जगह 4a और यहाँ से -4m स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई करो इसे, यहाँ से 4m स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ से 16a स्क्वायर, यहाँ से 4 इंटू 2 से 8 इंटू 2 से 16, सो -16m ac एंड -4m स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा। इसको राइट साइड पे शिफ्ट करो, पॉजिटिव बन जाएगा, सो 16a स्क्वायर विल बी पॉजिटिव टाइम ऑफ 16m ac, 16 के साथ कैंसिल और यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू ac आ गया। यहाँ सर a स्क्वायर को इस तरह लिखो a इंटू a, यहाँ पर m a डॉट c, सो a के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया रिलेशन a इज इक्वल टू mc। सो ये कंडीशन है जिस कंडीशन पर हमारे पास केवल लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c कॉनिक पैराबोला को टच करेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax।
तो a इज इक्वल टू एम सी ऑप्शन बी में है, बिल्कुल a इज इक्वल टू एम सी। इसको अगर रीअरेंज किया जाए तो c को इसी साइड पे शिफ्ट करो, जैसे आ जाएगा m इज इक्वल टू a बाई सी, इस तरह लिख सकते हैं ना, c को इसी साइड पे शिफ्ट करो, m इज इक्वल टू a बाई सी, तो ये भी करेक्ट है, m इज इक्वल टू a बाई सी भी करेक्ट है। अगर यहाँ से m को इसी साइड पे शिफ्ट किया जाए तो ये बनेगा c इज इक्वल टू a बाई एम, तो इसी पाम में भी ले सकते हैं, c इज इक्वल टू a बाई एम है। इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते, बाइनोमियल एक्सपेंशन एपीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स से आया है, कह रहा है कि इफ n इज इवन देन द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b पावर n विल बी। सो अगर हमारे पास a प्लस बी होल पावर n इस तरह को बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन हो तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा अगर n हमारे पास इवन हो। तो n जब इवन हो तो फार्मूला इस तरह होता है r प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 2 बाई 2, r प्लस 1 इज n प्लस 2 बाई 2, ये मिडिल टर्म का फार्मूला है। सो n प्लस 2 बाई 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, n प्लस 2 बाई 2 b। लेकिन याद रखें कि n प्लस 2 बाई 2 को अगर स्प्लिट फॉर्म में लिखा जाए तो इस तरह होगा n बाई 2 प्लस 2 बाई 2, क्योंकि एलसीएम को तोड़ा जाए तो इस तरह होगा n बाई 2 एंड 2 बाई 2, n बाई 2 अपनी जगह पे 2 बाई 2 से 1 आएगा। सो ये फॉर्म भी करेक्ट है, n बाई 2 प्लस 1। सो ऑप्शन सी हमारे पास दिस इज आल्सो राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारे पास n करेक्ट ऑप्शन, ये तब इस्तेमाल होता है जब n हमारे पास आड हो। तो आड के केस में n प्लस 1 वो 2 भी ले सकते हैं और n प्लस 3 बाई 2 भी लिख सकते हैं, आड के केस में ये दोनों, इवन के केस में ये और ये। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमसे कुछ कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ e पावर 10x dx, इसका इंटीग्रल क्या होगा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इंटीग्रल को उठाता है e पावर 10x dx। तो मैं लेट करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं, लेट t इज इक्वल टू 10x हो, डेरिवेटिव ले लो, सो dt बाई dx हो, यहाँ पे x के साथ डेरिवेटिव लिया जाए तो सिर्फ 10 रह जाएगा, ये आ गया। अब dx को उसी साइड पे शिफ्ट करो, 10 को इसी साइड पे, सो dx बन जाएगा, ये यहाँ पे डिवीजन में राइट साइड पे जाके तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 10 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो जब इसी साइड पे आ जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, dt अपनी जगह पे। तो 10 जब लेफ्ट साइड पे आ जाएगा यहाँ पर ही मल्टीप्लिकेशन में, तो ये डिवीजन में चला जाएगा, इस तरह हो जाएगा dx इज dt बाई 10। मजीद सिंप्लीफाई कर से इंटीग्रल हो जाएगा e पावर 10x को मैंने t सपोज किया था, सो t आ जाएगा, dx की जगह ये है dt बाई 10। सो इंटीग्रल एक न्यू ऑपरेटर के पाम में आ गया, dt के पाम में, 10 कांस्टेंट इसको बाहर निकालो, सो 1/10 बाहर हो, e पावर t dt अपनी जगह पे। तो आपको पता है कि इंटीग्रल e पावर x dx किस चीज़ के बराबर होता है, e पावर x। तो सेम वाइज e पावर t का इंटीग्रल e पावर t होगा, सो 1/10 अपनी जगह पे, इसका इंटीग्रल e पावर t प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमारा ओरिजिनल जो वेरिएबल था वो x था, t नहीं था। सो t को अगेन इससे रिप्लेस करेंगे 10x से, तो ये बन जाएगा 1/10 टाइम आप e पावर t को 10x से रिप्लेस करो जो कि हमने सपोज किया था, सो 10x प्लस c आ जाएगा, ये हमारी रिजल्ट है, e पावर 10x बाई 10 प्लस c। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, e पावर 10x बाई 10 प्लस c। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं, एमसीक्यूज नंबर 47 कह रहा है कि डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स नेगेटिव x विल बी। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करना नहीं चाहता, इसका प्रूफ ऑलरेडी किताब में गिवन है। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाइल x बिलोंग्स टू -1 and 1। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, सही है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है 48 हो, डेरिवेटिव ऑफ e पावर -3x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, समझते हैं। अगर हमारे पास y एक फंक्शन e पावर x हो तो इसका आपको पता है इसका डेरिवेटिव x के साथ e पावर x होता है, सही है, ये आप याद रखें। यहाँ पर हमने डेरिवेटिव निकालना है y इज इक्वल टू e पावर -3x का निकालना है। तो जिस तरह e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x है तो इसी तरह e पावर -3x का डेरिवेटिव भी यही होगा। सो dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e पावर -3x आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनर फंक्शन x था, तो इसका अगर डेरिवेटिव लिया जाए x के साथ तो इससे 1 आता है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर इनर फंक्शन -3x है, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, सही है। तो इसका डेरिवेटिव x के साथ लेते हैं -3x। यहाँ पर -3x के बाद अगर कोई और फंक्शन होता तो इसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये डेरिवेटिव का उसूल है, सही है, इसको चेन रूल कहते हैं। सो -3x का भी डेरिवेटिव लेते हैं, सो इसका डेरिवेटिव x के साथ -3 आएगा, सो जस्ट -3 रह जाएगा और x का डेरिवेटिव इसके साथ 1 और ये अपनी जगह पे e पावर -3x हो। सो ये हमारे पास dy बाई dx डेरिवेटिव आ गया। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन -3 e पावर -3x बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं, डेरिवेटिव से आ चुका है, कह रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 3x² - 6x + 4 होल रेज़ टू द पावर -1 विल बी।
सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन है कि y इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 4 होल रेस टू द पावर माइनस 1। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx क्या होगा। याद रखें कि x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, जब वेरिएबल हो नीचे और पावर कोई कांस्टेंट नंबर होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये पावर सामने आ जाता है और पावर में हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेरिवेटिव होता है। पावर सामने आ जाता है n और पावर में हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके। तो यहाँ पर सेम वाइज ये पावर सामने आ जाएगा -1 और पावर में हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 3x² माइनस 6x प्लस 4। पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करो सो -1 अपनी जगह पे -1 करो, सही ये आ गया। लेकिन यहाँ पर ये डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं है, मैंने पिछले MCQ में बताया। यहाँ पर चेन रूल लगता है, इनर फंक्शन का भी हम डेरिवेटिव लेते हैं। इनर फंक्शन यहाँ पे ये है तो इसका डेरिवेटिव x के साथ होगा, सो 3x² माइनस 6x एंड प्लस 4। यहाँ से माइनस अपनी जगह पे इंटू 3x² माइनस 6x प्लस 4। पावर क्या बनेगा, -1 से -2 आता है, ये आ गया। और यहाँ पे 3x² का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, जैसे 6x, इसी फार्मूले के मुताबिक पावर सामने आ जाएगा तो 3 × 2 से 6, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट तो x आ गया। यहाँ पर x का डेरिवेटिव तो 1 होता है -6 और इसका 0, ये आ गया। अब ये माइनस अपनी जगह पे यहाँ से 6 कॉमन करो, तो 6 कॉमन किया ना, सो फिर इस तरह करते कि -1 अपनी जगह पे लिखो। ये 3x² माइनस 6x प्लस 4 का पावर नेगेटिव है तो जब डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो इसका पावर पॉजिटिव बन जाएगा। सो 3x² माइनस 6x प्लस 4 का पावर पॉजिटिव 2 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में चला गया। यहाँ से मैं 6 कॉमन करता हूँ तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 अंदर, क्योंकि 6x से 6x, 6 इंटू -1 से -6। अब ये 6 इससे मल्टीप्लाई करो सो -6 आ जाएगा और अंदर x माइनस 1 अपनी जगह पे और नीचे क्या है 3x² माइनस 6x प्लस 4 का पावर 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। सो ये ऑप्शन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दे आर इनकरेक्ट। ये नेगेटिव है, अंदर x प्लस 1 है लेकिन यहाँ पर -1 है तो मतलब ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, -6 इंटू x माइनस 1 डिवाइड बाई 3x² माइनस 6 प्लस 4 होल पावर 2। सी इज द राइट ऑप्शन। आज की वीडियो के लास्ट MCQs की जाने बढ़ते हैं। ये MCQs वेक्टर से आ चुका है जो कि ज्योमेट्री से है। कह रहा है कि इफ a and b be the position vector of point a and b, if c divides ab internally in the ratio of p by q, then the position vector c of capital C will be। पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। लेट सपोज इसको मैं एक पॉइंट का नाम देता हूँ O, यहाँ से मैं एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करता हूँ, इसको मैं ए का नाम देता हूँ। इस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए का ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए। सो कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर ए है। यहाँ से एक अनदर पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं, इसको मैं बी का नाम देता हूँ और बी का क्या है, पोजीशन वेक्टर बी है। फिर ये लोग कहते हैं कि ए बी को क्या करे, सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो। ए बी को अंदर से सी क्या करता है, डिवाइड करता है यहाँ से सी, सही है। सी को ई सी डिवाइड करता है इसी ए बी को किस रेशो में, पी बाई क्यू में, फी और क्यू में, सही है। ए बी को ई सी डिवाइड करता है पी क्यू में। सो देन द पोजीशन वेक्टर सी ऑफ सी, तो इसी सी का नहीं है, इसी सी का यहाँ से ओ सी, इसको स्मॉल सी मतलब इसी स्मॉल से हमारे पास पोजीशन वेक्टर। ये लोग कह रहे हैं कि इसी कैपिटल सी का स्मॉल पोजीशन वेक्टर सी क्या है, दैट विल बी गिवन बाय विच ऑप्शन। तो यहाँ पे याद रखें कि ये ए सी टू सी बी, ए सी एक वेक्टर है टू सी बी, ये किस चीज़ के बराबर है, फी बाई क्यू बराबर है ना। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करो सो क्यू ए सी के साथ आ जाएगा एंड पी मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई सी बी हो जाएगा। अब ए सी हमारे पास क्या है, ए सी हमारे पास पोजीशन वेक्टर है असल में। तो ये पोजीशन वेक्टर या तो ए माइनस सी के बराबर होगा या सी माइनस ए के बराबर होगा। हमने कहा पोजीशन वेक्टर इज दैट वेक्टर विच यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही, तो आप ए सी का डायरेक्शन इस तरह, यहाँ से इस तरह है ना। तो जब इस तरह है तो ये इस तरह आएगा, फिर यहाँ पे ये क्लोज होगा, तो यहाँ से आएगा तो सी पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा। तो मतलब ए सी हमारे पास क्या होगा, सी माइनस ए होगा। दिस इज इक्वल टू पी अपनी जगह पे, सी भी हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है। तो ये इस तरह, तो फिर क्या होगा, हमने सी माइनस ए लिया ना, तो या फिर ये इस तरह फिर इस तरह, तो मतलब बी माइनस सी आएगा। जिस तरह सी माइनस ए ना तो बी माइनस सी आएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सही है, बी माइनस सी। सिंप्लीफिकेशन करते तो यहाँ से क्यू सी माइनस क्यू ए, दिस इज इक्वल टू पी बी माइनस पी सी। अब सी को इसी साइड पे शिफ्ट करो माइनस पी सी, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। सो क्यू सी अपनी जगह पे, माइनस पी सी जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस पी सी, एंड दिस इज इक्वल टू पी बी अपनी जगह पे, प्लस क्यू माइनस क्यू ए जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस क्यू ए हो जाएगा, प्लस क्यू
ए, ये आ गया। अब यहाँ से सी कॉमन करो, सो पी प्लस क्यू अंदर बच जाएगा, यहाँ पे क्या है फी बी प्लस क्यू ए, तो सी निकालना है कैपिटल स्मॉल सी, तो पी प्लस क्यू डिवीजन में चला जाएगा, तो कैपिटल स्मॉल सी आ जाएगा फी बी प्लस क्यू ए डिवाइडेड बाई फी प्लस क्यू। ये हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर आ गया। सो यहाँ पर क्यू माइनस पी, दिस इज इनकरेक्ट। पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू तो सेम है डिवीजन में। ऊपर है पी बी प्लस क्यू ए, पी बी प्लस क्यू ए, यहाँ पर पी ए पी बी नहीं है, यहाँ पर पी बी हमारा लेकिन यहाँ पर पी है, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर भी पी है लेकिन हम यहाँ पर पी बी है, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी बी है, दिस इज इनकरेक्ट। एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी, जिसमें है पी बी प्लस क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू प्लस बी। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा लास्ट लेक्चर होगा 2014 का, और जिसमें हम 58 तक एमसीक्यूज क्या करेंगे, जिसके साथ 8 एमसीक्यूज और 2014 इंजीनियरिंग टेस्ट वाइंड अप हो जाएगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।